नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और ये बड़ी कवरेज जो एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जारी है, आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं। आज कुछ बड़े सवाल जो माइक ऑन है पर पूछ रही हूं। सबसे पहले, अमेरिका के कितने फाइटर जेट तबाह हो गए? क्या ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है? क्या एक चींटी ने हाथी को हिलाकर रख दिया है? ये हम क्यों कह रहे हैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि एक नहीं बल्कि 3 फाइटर जेट ईरान ने अमेरिका के मार गिराए हैं। क्या आज इस पर मैं माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ आपको बताएंगे कि क्या ईरान के सामने अब 9 मुस्लिम देश लड़ाई लड़ने वाले हैं। ईरान अमेरिका और इजराइल से तो लड़ ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ जिन 9 देशों में ईरान अमेरिका के मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं, वहां पर भी क्या ईरान है? ईरान पर हमले के साथ ही परमाणु खतरे का डर भी सताने लगा है और इसीलिए IAEA जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो इमरजेंसी बैठक बुलाई। परमाणु संस्था की इस इमरजेंसी बैठक के मायने क्या है, आज इस पर भी बात होगी। क्या सबसे घातक हथियार का डर सता रहा है दुनिया पर, यह भी बताएंगे कि कैसे ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी भी इस जंग में कूद पड़े हैं। अमेरिका का साथ देने की बात कही। क्या एक तरफ नाटो, दूसरी तरफ रूस और चीन ईरान का साथ देंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध कितना भयंकर हो सकता है, घातक हो सकता है, आज इस पर भी बात होगी, क्योंकि रूस चीन वर्सेस नाटो हो जाएगा। आज इस पर भी बात करूंगी कि खमनई की लोकेशन आखिर किसने दी, किसने बताया खमनई शनिवार सुबह कहां थे जब ईरान और इजराइल ने हमला किया, क्योंकि ईरान में उसे ढूंढा जा रहा है जिसने खमनई की लोकेशन इजराइल को बताई। आज इस पर बात होगी। मोसाद और CIA के कौन से एजेंट खमनई के करीब थे, इस पर बात होगी। इसी के साथ ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, इस पर भारत में हाई अलर्ट है। क्या भारत में हाई अलर्ट आखिर क्यों है? गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट में जो बातें कही है वो आपको बताऊंगी, लेकिन सवाल यही है कि ट्रंप ने खमनई को मारा और अमेरिका ने खमनई को मौत के घाट उतारा, लेकिन अलर्ट भारत में है। आज इन सब पर माइक ऑन कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान बुरी तरह से बौखला गया है। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ियों का काफिला है, ये सड़क पर जाम है, क्योंकि ये सड़क नेतन्याहू के दफ्तर तक जाती है और इसी पर गाड़ियों की ये भीड़ लगी हुई है। अब ये बताया जा रहा है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू के दफ्तर पर ईरान ने हमला किया, ये ईरान ने दावा किया है। ये तस्वीरें देखिए। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर, ये सोशल मीडिया पे तस्वीरें जारी हैं और अब सवाल ये है कि नेतन्याहू के दफ्तर पर जो ईरानी हमले का दावा है वो कितना सही है। ईरान कह रहा है कि हमने नेतन्याहू के हमले को टारगेट किया, हमने नेतन्याहू के दफ्तर को टारगेट किया, नेतन्याहू पर खैबर मिसाइल से हमला किया, ये ईरान का दावा है। इजराइल ने हमले के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की मिसाइल अभी तक पहुंची ही नहीं, इजराइल कह रहा है। अब इजराइल ने मिसाइल अलर्ट तो जारी कर दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि आसपास के इलाके में किसी तरह की कोई मिसाइल ना आए। इजराइल दावा खारिज कर रहा है, ईरान कह रहा है कि हमने नेतन्याहू को टारगेट किया है और हम आगे भी नेतन्याहू पर अटैक करेंगे। यानी अगला टारगेट ईरान के लिए क्या नेतन्याहू है? सवाल यह है, क्योंकि सिर्फ इजराइल नहीं, सिर्फ नेतन्याहू नहीं, अमेरिका भी ईरान के टारगेट पर है। और आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे ईरान ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का दावा। उधर कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट्स गिरा दिए। ये देखिए जरा, इन पर घात लगाकर निशाना लगाया। ईरान का दावा है कि ये फाइटर जेट्स उसने गिराए हैं। ये देखिए F-15 विमान कैसे हवा में लड़खड़ाता हुआ सीधे नीचे आकर गिरेगा। अमेरिका इससे इनकार कर रहा है, वो इसे फ्रेंडली फाइट का नतीजा बता रहा है। वो कह रहा है ये फ्रेंडली फाइट थी, कुवैत ने गलती से गिरा दिए हैं। लेकिन क्या कुवैत गलती से 3 विमान गिरा देगा? जरा सोचिए इसके बारे में। अमेरिका दावा खारिज कर रहा है, ईरान कह रहा है हमने 3 विमान गिरा दिए हैं। अब अमेरिका जैसी शक्ति के सामने ईरान क्या अपना दम दिखा रहा है। ये तस्वीर देखिए, फाइटर जेट्स गिरा दिए।
इसी के साथ साथ एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, सिर्फ फाइटर जेट के लड़खड़ाकर गिरने की भी तस्वीर है, वो भी जरा दिखाइए। कैसे पतंग की तरह नीचे गिर गया ये फाइटर जेट, ये कुवैत में हुआ है। ये देखिए, अब देखिए कैसे नीचे गिरता है। F-15 को गिराया। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, ईरान ने बहरीन को भी टारगेट किया, वहां पर भी अमेरिका के नेवल बेस मौजूद थे। ये देखिए, बेस पर मिसाइल से हमला किया। ऊंची ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से समझ सकते हैं कि हमला कितना बड़ा था। बहरीन में अमेरिका का नेवल बेस है, अब उस पर टारगेट किया ईरान ने और वहां ये धुएं की लपटें नजर आ रही हैं। जरा सोचिए, ईरान अब उस जख्मी शेर की तरह है, जहां जाकर हमला कर रहा है वहां पर गदर मचा रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखाती, अमेरिका को हर मुमकिन जगह पर चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बहरीन में लपटों में घिरा अमेरिका का नेवल बेस, कुवैत में तबाह होता अमेरिका का F-15 जेट, कुवैत में ही अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वहां पर भी हमला। और अमेरिकी बेस की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कितना नुकसान पहुंचाया है। बहरीन में देखिए, अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया ईरान ने। ये सब कुछ हो रहा है। अब आपको बताती हूँ, ईरान के साथ जंग में अमेरिका को कितना भारी नुकसान पहुंचा है। इसीलिए आज पूछ रही हूँ, क्या हल्के में लिया ईरान को अमेरिका ने? ईरानी एयर डिफेंस हेडक्वार्टर ने बड़ा दावा किया, अमेरिका के 3 लड़ाकू विमानों को हमने मार गिराया, कह रहा है ईरान के दावे के बाद कुवैत के रक्षा मंत्रालय का भी बयान आया, कई अमेरिकी फाइटर जेट्स कुवैत में क्रैश हो गए हैं। कुवैत में 2 फाइटर जेट्स गिरने की तस्वीरें भी सामने आ गई। अब यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि 3 विमान हमारे जरूर गिरे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुवैत ने गलती से इन्हें गिरा दिया। अब क्या यह मुमकिन है, कुवैत ने गलती से यह विमान गिरा दिया? ईरान का 27 अमेरिकी बेसिस पर हमले का दावा भी है। अमेरिकी बेस पर ड्रोन मिसाइल से हमला कर रहा है, यह भी ईरान ने कहा है कि हम लगातार ये हमले करेंगे और आगे भी करेंगे, और जब तक इजराइल को पछाड़ते नहीं है, इजराइल को एक भी दिन आराम से बैठने नहीं देंगे। सोचिए, ईरान ये कह रहा है। बड़ी खबर आपको बता देती हूं, इस जंग में अमेरिका का साथ नाटो देश भी देंगे। फ्रांस, ब्रिटेन और इसी के साथ जर्मनी का साझा बयान है। फुल फ्रेम रखिए, देखिए, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी का साझा बयान सामने आया। अपने साझा हितों की रक्षा करेंगे, ईरान के मिसाइल और ड्रोन को भी नष्ट करेंगे। तो अब आप सोचिए, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस भी अमेरिका के साथ इस जंग को लड़ेंगे। ये कहा जा रहा है जंग में अब ये देश भी उतरेंगे। ये इस जंग को क्या और घातक बना देगा, सोचिए जरा इसके बारे में। طيارة حربية. شوف 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 अमेरिका और इजराइल से युद्ध में चोट खाया ईरान जख्मी शेर की तरह दहाड़ रहा है, चुन चुन कर बदला ले रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल बरसाकर ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा पलटवार किया। इजरायली वायुसेना कमांडर के ठिकाने पर भी ईरान ने बड़ा अटैक किया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जहाजों पर ईरान कयामत बनकर टूटा है। अमेरिका के कम से कम 3 फाइटर जेट मार गिराए। हालांकि अमेरिका इसे फ्रेंडली फाइट का नतीजा बता रहा है। अपने सुप्रीम लीडर के खात्मे से बौखलाए ईरान ने अमेरिका के सर्वशक्तिमान जंगी बेड़े यूएसएस जेरल्ड पर निशाना साधकर अपनी जुर्रत का सबूत दे दिया। ईरान की लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका और इजराइल से नहीं रही, ये ईरान वर्सेस 9 मुस्लिम देश बन चुकी है। ईरान की मिसाइलें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सीरिया, ओमान और साइप्रस पर बरस रही। ईरान ने सऊदी अरब में तेल कंपनी की रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, सब कुछ धुआं धुआं हो गया। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटेन के बेस को मिसाइलों का निशाना बनाकर दुनिया को चौंका दिया, तो ब्रिटेन ने ईरान पर हमले के लिए अपना बेस अमेरिका के हवाले कर दिया। तो क्या जंग का दायरा बढ़ने वाला है? क्या नाटो भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होगा? क्योंकि नाटो के मेंबर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने लेटर जारी कर कहा है कि वो अमेरिका, इजराइल के साथ है।
सवाल है, अगर नाटो के देश अमेरिका और इजराइल के साथ आए तो क्या रूस और चीन युद्ध में अपने पुराने दोस्त ईरान का साथ नहीं देंगे? अगर ऐसा हुआ तो युद्ध को महायुद्ध बनते देर नहीं लगेगी। طيارة حربية شوف 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 तो मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या ईरान को हल्के में लिया अमेरिका ने, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ जो बताती है कि ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूँ। अमेरिका के साथ ही सऊदी अरब पर जोरदार हमला कर दिया। ये ऑयल रिफाइनरी की तस्वीरें देखिए। अरामको पर हमला किया है ईरान ने। सरकारी कंपनी अरामको की ऑयल रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, जिस पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया और देखिए वहां पर धुएं का गुबार कैसे उठ रहा है। अफरा तफरी मच गई है। ऑयल रिफाइनरी पर हमला इसी मंशा से किया जाता है कि दुनिया भर में इससे एक संकट पैदा हो, क्योंकि तेल पर अगर संकट आएगा तो दुनिया में हड़कंप मचेगा। ईरान अपना संदेश पूरी तरह से देना चाह रहा है। सऊदी अरब पर हमला और तेल रिफाइनरी पर हमला। अब ये आपने तस्वीरें देख ली। इसी के साथ साथ जब ईरान हमला कर रहा है तो ईरान पर पलटवार भी हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, हमले ईरान पर भी हो रहे हैं। तेहरान की तस्वीरें और देखिए फुल काटिए से धुएं का गुबार देखेंगे आप। शहर कैसे पल भर में धुएं में तब्दील होगा। तेहरान पर इजराइल ने जोरदार एयर स्ट्राइक्स किए हैं और वो स्ट्राइक्स लगातार कर रहा है और ये कह भी रहा है कि ईरान को सभी शर्तें माननी होंगी। यानी ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना होगा, मिसाइल प्रोग्राम बंद करना होगा। मैं आपको बड़ी खबर बता दूं, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का बयान आ गया है। खमनई को गिफ्ट में डेथ फ्रॉम यूएस दिया। ये बहुत बड़ा बयान है, इसे समझिए। खमनई को हमने गिफ्ट में डेथ फ्रॉम यूएस दिया है। खमनई को नहीं मारते तो ईरान एटम बम बनाता रहता। ईरान न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था, ये अमेरिका कह रहा है। ईरान न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन न्यूक्लियर ब्लैकमेल के साथ साथ खतरा परमाणु ही बन गया है। ये मैं क्यों कह रही हूं? परमाणु खतरा खड़ा क्यों हो गया है? क्योंकि ईरान कह रहा है हमारी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। अगर वहां से परमाणु लीकेज हुई तो खतरा कितना बड़ा हो सकता है। जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए। मेरे मेहमान ईरान से जुड़ रहे हैं, इजराइल से जुड़ रहे हैं और साथ ही भारत से हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। जल्दी से रिपोर्ट देखिए। पर इस वक्त सबसे बड़ा परमाणु खतरा मंडरा रहा है। क्या ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से बढ़ा परमाणु खतरा? ईरान ने लगाया है बड़ा आरोप। कहा इजराइल और अमेरिका ने नतांज की न्यूक्लियर साइट पर बम गिराए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने कहा युद्ध में शामिल मिडिल ईस्ट के 9 देशों में भी न्यूक्लियर साइट है। ईरान से अमेरिका और इजराइल की जंग के चलते एजेंसी ने जताया रेडिएशन का बड़ा खतरा। आईएईए की चेतावनी आई, किसी न्यूक्लियर साइट से परमाणु रिसाव हुआ तो हो सकती है बड़ी तबाही। इलाके खाली कराने पड़ सकते हैं। युद्ध में शामिल किसी भी देश में न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ तो 20 से ज्यादा देशों पर पड़ सकता है इसका असर। 51 करोड़ लोगों की जिंदगी पर होगा सीधा खतरा। और इस बीच में बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि खबर हमारे पास आ रही है कि नेतन्याहू ईरानी हमले की तबाही देखने के लिए पहुंचे हैं। बेत शेमेश शहर पहुंचे हैं नेतन्याहू और वहां पर वो देखने पहुंचे हैं कि ईरानी हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। वो तस्वीरें भी आ रही, तस्वीरें हैं क्या हमारे पास? ईरानी हमले की तबाही देखने नेतन्याहू पहुंचे हैं। मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा देती हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में एयर कॉमोडोर एएस बहल जुड़ गए हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा को आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रेविटल मोसेज हैं जो कि पत्रकार हैं, ईरान से हमारे साथ इजराइल से जुड़ी हैं। पूर्णिमा वोरिया सलाहकार है यूएस वाणिज्य मंत्रालय में, अमेरिका से जुड़ी है हमारे साथ। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जमीर जाफरी साहब जो सीधे ईरान से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी ईरान में पढ़ाते हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं तस्वीरें दिखा रही हूं, इसी के साथ साथ
सबसे पहले ये सवाल मैं जरा एक बार जमीर जाफरी साहब आपके पास जा रही हूं, इसलिए क्योंकि आप ईरान से जुड़े हैं हमारे साथ। ईरान आज दावा कर रहा है उसने अमेरिकी प्लेन्स गिरा दिए हैं। जाफरी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे लग नहीं रहा है जाफरी साहब को हमारी आवाज आ रही है। मैं वापस आऊंगी, लेकिन एम्बेसडर वोरा अपना सर हिला रहे हैं, वो अग्री नहीं कर रहे हैं। एम्बेसडर वोरा, यू डोंट थिंक इट्स पॉसिबल? अमेरिका मना कर रहा है, लेकिन 3 विमान गिरे तो हैं। अब वो कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट में गिर गए हैं। क्यों फ्रेंडली फाइट कुवैत करेगा अमेरिका से? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ होता हूँ, इतने सारे विशेषज्ञ बैठे। पहली चीज, इसको फ्रेंडली फायर कहते हैं जी। तो क्या होता है कि आपका जो इक्विपमेंट है वहां पे एयर डिफेंस, वो नहीं पहचान पाता, या उसमें टेक्निकल मैल फंक्शन होता है, ह्यूमन मैल फंक्शन होता है, गिरा देता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, और आपके साथ बहर साहब बैठे हैं, आउटस्टैंडिंग फाइटर पायलट, कि 19 जब ये बालाकोट पे हमने एयर स्ट्राइक किया था, उन्होंने जवाब दिया तो हमारा ही एक हेलीकॉप्टर फ्रेंडली फायर में नीचे गिर गया था। हमारे अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नीचे किया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान के पास अब क्षमता बची नहीं है। कुवैत में जाके क्यों गिराएगा? इजरायली प्लेन्स तो पूरा ईरान के आसमान में मंडरा रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं करता? इसमें कोई इसमें सच्चाई नहीं है। वो तो कहे कि गिर गए हैं तो और फिर कुछ मैल फंक्शन हुआ। ये इक्विपमेंट जिसने, ये एयर डिफेंस सिस्टम जिसने जहाजों को नीचे गिराया, वो भी अमेरिकन था। कुवैत अपना तो कुछ बना नहीं पाता। तो ये हो गया है तो हो गया है। बट फाइनली इसमें बताऊंगा मैं कि जो ईरान इस समय कर रहा है, जो इतने सारे देशों के साथ भिड़ गया, इजराइल और अमेरिका तो मेन दुश्मन है, 9 और उसने दुश्मन अपने साथ जोड़ लिए। मैं समाप्त करता हूं ये कहें कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा जो ईरान कर रहा है। सुन्नी शिया डिवाइड हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट में अब और बढ़ती जाएगी। बहुत आप देखेंगे कि अलग हो जाएंगे, और फाइनली ईरान जब कमजोर हो जाएगा, बहुत कमजोर हो चुका और चला है, मानिए कि उसकी ताकत खत्म हो जाती है, या प्रो वेस्टर्न रेजिम आती है, शाह का बेटा आता है, कोई आता है, मैं वहां पर आप एक चीज देखेंगी कि जो चौकीदार, पहरेदार, ठेकेदार पश्चिमी देशों का वहां बैठा हुआ है इजराइल, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। आप ये कह रहे हैं इजराइल को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। मैं एक बार जरा वो तस्वीरें भी दिखा रही हूं जो नेवल बेस पर अटैक हुआ है। वो तस्वीर इस वक्त हमारे स्क्रीन पर है। अगर जमीर जाफरी साहब जुड़ गए हैं मेरे साथ, अगर उनको आवाज आ रही है तो मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन रेविटल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मोज़ेज़ साहब, जाफरी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जाफरी साहब, ईरान दावा कर रहा है उसने अमेरिका के प्लेन गिरा दिए हैं। वो ये दावा कर रहा है हमने नेतन्याहू के दफ्तर पर जाकर हमला किया है, नेतन्याहू हमारा टारगेट है। ये सब खारिज कर रहा है इजराइल और अमेरिका। देखें, जंग में 2 जंग होती है, एक जो जमीन पे होती है और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से ही हर कंट्री जब जंग करती है तो उनकी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस अलग होते हैं और रियल वॉर अलग होता है। और अमेरिका का क्योंकि मीडिया पे कंट्रोल है, तो वो जो भी चाहे हाँ बोले, जो भी चाहे ना बोले। हकीकत ये है कि आज सोशल मीडिया के जमाने में प्लेन गिरते हुए वीडियोस अवेलेबल हैं, पायलट के पकड़े जाते हुए वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ईरान ने क्या किया है, मैं सिर्फ एक जुमले में आपको ये कह दूं कि 1941 में अमेरिका पे जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था। सिर्फ जापान ने ये जुर्रत की थी, और अमेरिका को इतना गुस्सा आया था कि अमेरिका ने पलट के न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। ईरान अकेली वो कंट्री है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका के एयर बेसिस पे हमला किया है। एक हमला नहीं किया है, 9 अलग अलग एयर बेसिस पे हमला किया है। उनके अब्राहम लिंकन पे हमला किया है। ईरान के एस्टिमेशन के हिसाब से 550 से ज्यादा लोग जख्मी। नहीं तो जमीर जाफरी साहब, आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, वहां पर देखिए कि नेतन्याहू को टारगेट करके उनके दफ्तर पर हमला किया? आप कह रहे हैं कि नेतन्याहू को टारगेट कर दिया ईरान ने? आया जी, नेतन्याहू, देखिए जिस दिन नेतन्याहू मरेगा उस दिन दुनिया की मुझे लगता है 90% आवाम खुशियां मनाएगी, क्योंकि 40,000 बच्चों का कातिल है नेतन्याहू। कह रहे हैं, मैं एक बार जरा मैं यहां पर रिएक्शन, कर्नल सिंह, आपको लग रहा है कि नेतन्याहू के दफ्तर तक ईरान की पहुंच हो सकती है जो वो बात कह रहे हैं कि हमने टारगेट किया? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप टेक्निकल डाटास के ऊपर जाएंगे, टेक्निकलिटीज पे जाएंगे, यस, मैं मान लूंगा कि ईरान के पास काबिलियत है कि इस डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर सकता है अपनी मिसाइल ऑब्लिक अपने ड्रोन द्वारा, ये मैं ग्रांट करता हूँ। बट अपने आप में जिस तरीके से समझाया जा रहा है, अब्राहम लिंकन को टारगेट कर लिया आपने, नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट कर लिया, आप टारगेट कर सकते हैं ना। वो वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा एक बात, दूसरा क्या
उस एयर डिफेंस का वो शिकार हुआ या नहीं हुआ, ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, अगर 2 सेकंड के लिए हम मान लें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 जहाज ईरान ने गिरा दिए, जनाब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, भोंपू लेकर ईरान पूरी दुनिया में शोर मचा रहा होता अगर ये एक्चुअली उनकी काबिलियत होती। जिस तरीके से ये बातचीत चल रही है, जिस तरीके से इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट लेते हुए दिख नहीं रहा ईरान, ये अपने आप में दिखाता है। आप कह रहे हैं ये सिर्फ प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो क्रेडिट लेने वाली बात है और आई विल अलाउ देम। एक भी लॉस अगर यूएस का होता है, कोई भी लॉस अगर यूएस का होता है, उसका क्रेडिट ईरान को जाता है, देयर इज अ डाउट। बट अगर उसकी काबिलियत की बात करें, एबिलिटी की, मुझे नहीं लगता आप इब्राहिम लिंकन तक पहुंच पाए होंगे, किसी भी हालत में पहुंच पाए होंगे। आपने अपनी मिसाइल फायर करी उस डायरेक्शन में, 4 मिसाइल आपने फायर करी, क्या पहुंची क्या नहीं पहुंची। एक बार मैं रेविटल से पूछ लूं, कमोडोर आपके पास आऊं उससे पहले जरा रेविटल, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, ये जो दावा कर रहा है ईरान के उन्होंने नेतन्याहू को टारगेट किया है, उनके दफ्तर पर हमने बम बरसाए हैं, मिसाइल से हमला किया है, इसको लेकर वहां कुछ चर्चा है या नहीं है? जी, मैं आपको एक सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती हूँ कि क्या लोग बोल रहे हैं। अगर ईरान ये क्लेम कर रहा है कि ये नेतन्याहू की तरफ हमला है, ये सिर्फ दिस इज नॉट द केस। ये हमला है टुवर्ड्स यहूदी कम्युनिटी जो इजरायलीज है उनकी तरफ, एंड ये अभी की बात नहीं है। अगर आप 2023 के बारे में देखें, जब हमास, हिजबुल्ला और हुतीज ने अटैक करा था एक साथ, इनको फंडिंग दी थी इस्लामिक रजीम ने। देखिए मैं आपको एक मिनट रोक रही हूँ रेविटल, क्योंकि बड़ी खबर एक वक्त हमारे पास आ रही है। ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर है कि खमनेई की पत्नी का भी निधन हो गया है। हमले में पत्नी भी घायल थी और अब खबर आ रही है कि उनकी भी मौत हो गई है। तो देखिए, इससे पहले ही खबर आई थी कि सुप्रीम लीडर खमनेई की मौत के साथ उनके बेटी, दामाद, उनकी बहू का भी निधन हुआ, पोते का भी निधन हुआ। अब ये खबर आ रही है कि खमनेई की पत्नी का भी मारी गई हैं, वो घायल थी और अब बताया जा रहा है कि उनका भी निधन हो गया है। अब ये मैं रेविटल आपके पास वापस आ रही हूँ, जरा ये खबर बताना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए ये इसको अब ये तस्वीर भी सामने आ गई। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की पत्नी का भी निधन हो गया है, वो भी मारी गई है हमले में। अब ये बताइए, देखिए ये बहुत ईरान सीधे कह रहा है। मैं जरा एक बार जमीर जाफरी साहब के पास जा रही हूं। जमीर जाफरी साहब, इसकी पुष्टि हुई है क्या, जो खबर अब हम चला रहे हैं? जी देखें, हाँ देखिए, मैं ये क्लियरली बता दूं कि ये आयतुल्लाह खामेनेई की बीवी को मारना, उनकी बेटी को मारना और छोटे से पोते को मारना, ये दुनिया की औरतें जो हैं, जो बहुत फेमिनिज्म के दावे करती हैं, क्या उनके दिलों को ये ठेस नहीं पहुंचाता कि सिविलियन जगह पर हमला करके किसी के घर पे इस तरीके से मार दिया जाए? क्यों कोई कंडेमनेशन नहीं आता? तो ये जो हमारी बहन थी, पता नहीं इनका नाम क्या है, मैं क्योंकि देख नहीं पा रहा हूँ, तो वो कह रही थी कि यहूदियों के खिलाफ ईरान से लाइव लीजिए। जी, तो ये मैं बता दूं आपको और आपके व्यूअर्स को कि दुनिया में सबसे बड़ी यहूदी कम्युनिटी पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, इजराइल के बाद किस देश में आप जानते हैं? ईरान में। ईरान में सिनेगॉग्स हैं, ईरान में मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ईरान में जो यहूदी सिनेगॉग्स हैं, उनके रिलीजियस प्रीचर्स हैं। तो ये यहूदियों के खिलाफ नहीं है, जालिमों के खिलाफ है, जिन्होंने 40,000 बच्चों को गाजा में मार दिया, उनके खिलाफ है। जो जमीर साहब, जिन महिलाओं ने ईरान में हमेशा मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जिन महिलाओं ने ईरान में एक पूरा मोर्चा चलाया था इस सरकार के खिलाफ, उनके लिए भी तो कुछ कहिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मारी गई हैं, उन महिलाओं का क्या था? उन्हें भी तो मारा ही गया, वो एक तरह से खत्म हो गई। उनके लिए जिम्मेदार कौन था? जी, आप मुझे कोई यूनाइटेड नेशन का डेटा बता दें, स्टैटिस्टिक्स बता दें, मगर मैं आपको यूनाइटेड नेशन का डेटा और स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि ईरान में मैं तो महसा अमीनी की बात करूंगी, उनके साथ क्या हुआ था? महसा अमीनी के साथ क्या हुआ? महसा अमीनी, आप देखिए, मैं आपको ओपनली लाइव प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ 1 घंटे का पूरा शो करिए महसा अमीनी के फैक्ट्स और डेटा और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। अगर आप करना चाहती हैं तो मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन वो आज मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये फेमिनिस्ट की मगरमच्छ के आंसू
के आरोप तो लगते आए हैं और ईरान के लोगों ने ही उस रजीम पर आरोप लगाया। आप एक औरत होते हुए किसी औरत के घर में बॉम्ब गिरने मैं बिल्कुल उसे सही नहीं ठहरा रही, मैं उसे बिल्कुल सही नहीं ठहरा रही हूँ जाफिर साहब, नहीं मैं उसे बिल्कुल, एक मिनट, मैं उसे बिल्कुल सही नहीं ठहरा रही हूँ, मैंने उसे सही नहीं ठहराया, लेकिन मैंने कहा कि ईरान की महिलाओं ने ही ईरान की रजीम पर सवाल उठाए थे, तो वो सवाल मेरे नहीं थे, वो वहां की महिलाओं के थे, उसे भी याद करिए ना सर। मैं महिलाओं की बात जब मैं करूंगा तो मैं आपको ये कहूंगा कि 11 फरवरी को ईरान में 34 मिलियन से ज्यादा लोग रास्ते पे आए थे, 20 मिलियन से ज्यादा खवातीन रास्ते पे आई थी, वुमेन्स आई थी। क्या वो औरतें नहीं थी ईरान की? क्या ईरान की सिर्फ वही औरतें हैं जो 5 वीडियोस बना के अमेरिका से आपको भेज देंगी? ठीक है, 5 वीडियो बना रही थी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। अच्छा, आप ये कह रहे 5 वीडियोस बना रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था ईरान में। मैं एक बार मैं जरा ये भी खबर बता देती हूँ, पाकिस्तान पर ईरान ने एक बड़ा आरोप लगाया है, पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, ये ईरान कह रहा है, पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए 9 मुस्लिम देश तो पहले ही हैं जिनके खिलाफ अब वो लड़ रहा है क्योंकि वहां पर यूएस बेसेस हैं। अब ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। इसी वजह से एयर स्पेस जो पाकिस्तान ने है वो बंद कर दी है बाकी सिविलियन यूज और दूसरे यूज के लिए, क्योंकि वो ईरान के अगेंस्ट जो अटैक्स होने वाले हैं या हो चुके हैं या जो इंटेलिजेंस मिशंस फ्लाई करते हैं दूसरे जहाज, वो सारे के सारे अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो है वो यहां से भी आ सकते हैं और ये एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं एक और रीजन भी दूंगा, उनका डबल फायदा है। एक तो ये है कि ईरान की मदद के लिए अमेरिकन स्ट्राइक्स को अमेरिका को कर सकता है, लेकिन दूसरी चीज है जो ड्रोन हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान से, तो उसके दोनों फायदा हो गए, ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि अब जो भी हवा में है या तो वो फ्रेंडली है जो कि अमेरिकन की स्ट्राइक्स हो सकती हैं या दूसरे इंटेलिजेंस एयर ऑपरेशंस होते हैं, या फिर वो ड्रोन अटैक्स आ रहे हैं अफगानिस्तान से जिसे उसे इंटरसेप्ट करना चाहिए। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर आप मुझे 10 सेकंड दे दें, एक रीजन ये भी है कि आप अपना एयर स्पेस क्यों बंद करेंगे। आप इसलिए करेंगे क्योंकि वो एयर स्पेस यूएस इस्तेमाल कर रहा है, आपको मालूम है ईरान ठोकेगा। अब आप नहीं चाहते कि आपके अपने एयरक्राफ्ट या कोई भी एयरक्राफ्ट जो आपकी एयर स्पेस में जाएं वो निशाना बने। और मुझे एक बात बता दूं आपको, आज मैं पहली बार करेक्ट कर रहा हूं सुचरिता जी, 8 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जिनके खिलाफ ईरान लड़ रहा है, 9वां फेल्ड कंट्री है जिसके खिलाफ वो अब लड़ेगा। ये कोई कंट्री है नहीं, ये वो कंट्री है जहां यूएस एम्बेसी काउंसुलेट के ऊपर अटैक हो रहा है एक तरफ से, यहां आप देख रहे हैं एयर स्पेस अवेलेबल किया जा रहा है यूएस को, तीसरी तरफ शहबाज शरीफ बोल रहे हैं ये गैर जरूरी अटैक था यूएस का ईरान के ऊपर। मैं किस दिशा में जाऊं और किस दिशा में पाकिस्तान की इज्जत करूं कि आप कोई एक अच्छी नहीं, ये तो आपने बात सही कही है। ये पाकिस्तान में शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। देखिए वहां पे क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट ऐसा है, अमेरिकी एम्बेसीज पर चढ़ गए, ईरान का झंडा लगा दिया। दूसरी तरफ वहां देखिए अपने एयरबेस का इस्तेमाल अगर वो पाकिस्तान अमेरिका को करने दे रहा है तो करने दे रहा होगा, बिल्कुल ईरान कह रहा है ये, और आप कह रहे हैं कि करने दे रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, हो ही नहीं सकती। मैं एक बार जरा ये भी बताऊं कि हमारे साथ रेविटल, मैं आपके पास एक बार आ रही हूं। रेविटल मुझे जरा बताइए, इजराइल में इस हमले के बाद, अच्छा रेविटल हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं जरा एक बार बताना चाह रही हूं, डॉक्टर पूर्णिमा हमारे साथ हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप को इस बार क्या ईरान झटका दे रहा है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, अब देखिए हमारे एक्सपर्ट्स कुछ और कह रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कहा ये फ्रेंडली फायर थी, लेकिन क्या ईरान ने अमेरिका के साथ साथ बाकी जगह, बाकी 9 देश जो है मिडिल ईस्ट के, वहां टारगेट करके कम से कम अमेरिका को हिलाकर रखा है, या आप नहीं मानती ऐसा है? देखिए, मैं नहीं मानती कि ईरान में इतनी क्षमता है कि वो अमेरिका को हिला दे। ये प्रेसिडेंट का एक मास्टर स्ट्रोक था, प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि एनर्जी से सारा रिलेटेड है। हाँ। और देखिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है कि हम स्टैंड करें इन ह्यूमन अटैक्स के लिए। अगर ईरान बार बार न्यूक्लियर की थ्रेट दे रहा है तो हम लोग को कोई चॉइस नहीं थी अमेरिका में कि हम उनको अगर नहीं हम संभालें तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म कर देंगे, वो सब जगह तबाही मचाएंगे। और अभी तो ईरान इतना झूठ बोलता है कि अभी ईरान ने ये भी झूठ बोला कि खोमेनी नहीं मरे हैं। उनका जो फॉरेन मिनिस्टर का 1 घंटे पहले जो बयान आ रहा था
कि खोमेनी की डेथ नहीं हुई है, हमारे सारे टॉप लीडर्स जिंदा हैं, ये सब बोल रहे हैं। तो मैं ईरान की किसी भी बात पे इसमें विश्वास नहीं करती। मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव करती हूँ, पीस में बिलीव करती हूँ, लेकिन अगर वायलेंस तो कोई लैंग्वेज नहीं है डिप्लोमेसी की, लेकिन कंपैशन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, जो हमें गाइड करे। सवाल अपने एक्सपर्ट से सुबह भी पूछा था कि ये जंग अमेरिका की है, इजराइल की है। इजराइल कह रहा है हमारे लिए जो हमेशा से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रहा है, यहाँ एम्बेसडर वोरा बैठे हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज कह दिया मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है, इसलिए मैंने मार दिया, अगर मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। तो ये किसकी जंग है मैम? डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली ले रहे हैं इसे, या फिर ये उनकी जंग है, या इजराइल के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये दोनों की है, इजराइल और अमेरिका की जंग है। हाँ। और दोनों बहुत सक्षम देश हैं ईरान के कंपैरिजन में। ये तो बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका शक्ति के मामले में कहां है, ईरान का क्या कोई कंपैरिजन है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूं। इस युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान आया है। ईरान क्या कह रहा है? वो कह रहा है अमेरिका से लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। अब मुझे इस बयान पर याद आता है कि जब रूस और यूक्रेन के बीच एक लड़ाई हुई थी, तब लोगों ने सोचा था बहुत दिन जल्दी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है 4 हफ्ते तक चलेगी। ईरान कह रहा है लंबी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, हम इसे खत्म नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या है ये समझ नहीं आता है। मैं एक बार जरा एम्बेसडर वोरा से पूछूंगी। एक बार कॉमोडोर आप पहले बताइए क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा कि दोनों के हित में ही नहीं है ये लंबी लड़ाई। चाहे वो कहे 4 वीक्स या वो कहे कि शुरू अमेरिका ने की और खत्म हम करेंगे। हाँ। कहेंगे तो यही दोनों साइड साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ जाएगा क्योंकि पूरे विश्व की इकोनॉमी इस समय हिट हो गई है। सबसे बड़ी बात है अरामको का जो रिफाइनरी है, 5.5 लाख बैरल्स पर डे वहां पे ऑयल बनता है। हाँ। उसको आज हिट किया गया, हाइफा रिफाइनरी को भी हिट किया गया। लेकिन ये क्यों किया गया? ये प्रिंस सुल्तान को ये मैसेज देना था कि आपने मिलकर ट्रंप के साथ हमारे देश पे अटैक करवाया, हमारे खमैनी को मरवाया। तो ये एक उसको भी पनिशमेंट थी, बताना भी था उसको, मैसेज भी देना था, साथ में पूरे एनर्जी सिचुएशन में आग लगानी थी। और उसकी तस्वीरें चलाइए। और उसकी वजह से आज जो प्राइसेस वैसे ही 7 से 8% ऊपर जा चुकी हैं और बढ़ती जाएंगी, और ये प्रेशर इंटरनेशनल आएगा अमेरिका और इजराइल के ऊपर कि अब इस युद्ध को बंद करिए। आप जो बात कह रहे हैं कि ये प्रेशर आएगा कि इस युद्ध को बंद करिए, क्योंकि सऊदी अरब के तेल रिजर्व्स को अगर टारगेट करना शुरू करेगा ईरान, ये ईरान बड़ा स्ट्रैटेजिकली कर रहा है, वो इन पर इसीलिए ये अटैक कर रहा है क्योंकि इससे दबाव बनेगा। एम्बेसडर वोरा, क्या ये दबाव बनेगा? क्योंकि हमें पता है वो तेल रिजर्व से सऊदी अरब के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में वहां से तेल जाता है। ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा। एक चीज बता देता हूँ, अमेरिका तो बड़ा खुश होगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए इस समय अमेरिकन नेवी कह रही है कि वहां जहाज नहीं जाने चाहिए सिर्फ। अमेरिका तो सेल्फ सफिशिएंट है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कल तेल की कीमत $500 हो जाती है पर बैरल, अमेरिका तो भागना करेगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। मेरा अपना मानना है कि ईरान बौखला गया है इस समय, और जो वो कर रहा है, उसने जिस रिफाइनरी के ऊपर हमला किया है, अरामको अरेबियन, उसको पहले अमेरिकन ऑयल कंपनी कहते, उसकी 10 रिफाइनरी है। ये 10 में से एक जो उसकी सबसे कॉम्प्लेक्स है और सबसे मजबूत रिफाइनरी है, उस पर हमला किया। लेकिन वो फिर से काम करना उसने शुरू कर दिया है, ज्यादा टाइम नहीं लगा है। तो मेरा अपना मानना है मैम कि ईरान कोशिश पूरी करेगा, ज्यादा देर उसके पास जितनी मिसालें हैं वो नहीं चलेंगी। रूस ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अब हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मैं पंगा नहीं लेना चाहता, मैं यूक्रेन में बिजी हूँ। अमेरिका और रूस के बीच समझौता हो गया। फाइनली मैं इतना करूंगा मैम कि ईरान अब लड़ रहा है 10 देशों के साथ, इजराइल, और जैसे कर्नल साहब कह रहे थे, इजराइल, अमेरिका और 9 अरब गल्फ स्टेट्स के साथ लड़ रहा है। क्या फायदा मिलेगा, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या बचेगा? जाके एक बेवकूफ बैठा हुआ यूक्रेन में बेगिंस्की, जाके उससे देख लो, देश को बर्बाद कर दिया है, लेकिन अभी भी मैं ये करूंगा। इट्स नॉट वर्थ इट। ईरान की आम जनता, जेन जी, जेन अल्फा उठेंगे, भाई हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, महंगाई देखिए, हमारी करेंसी खत्म हो गई है, ये बंद करो, रेजिम चेंज होगी। मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि शाह का बेटा वहां पे वापस आने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि शाह पहलवी वापस आने वाले हैं, ये बड़ी बात है, यही अमेरिका चाहता है, वहां पर एक रेजिम चेंज हो, ये बार बार वो कहता आया है। लेकिन सवाल ये भी है कि अमेरिका तय करेगा हर देश का भविष्य, अमेरिका तय करेगा वहां पर कौन बैठेगा सत्ता पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्बेसडर वोरा,
क्योंकि अगर ये होने लगे तो संकट किसी भी देश के दरवाजे तक आ सकता है। अमेरिका क्यों ये निर्णय लेगा, सवाल ये भी है। मैं एक बार जरा ये भी बताना चाहती हूं कि कैसे इस पूरे जो हमला हुआ खमनई पर, उसके बाद एक खबरी को ढूंढा जा रहा है। वो खबरी जिसने जानकारी पहुंचाई है, वो खबरी जिसने ये जानकारी पहुंचाई, खमनई की हर हरकत पर अमेरिका ने नजर रखी हुई थी। अब ये CIA और मोसाद का एक मिलकर ऑपरेशन था। खमनई कहां रहते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, खतरे में कहां छिप सकते हैं, इसकी जानकारी जुटाई गई थी। अब खबरी नेटवर्क से खमनई की बैठक की भी खबर पता चली, बंकर में वो रह रहे हैं ये भी पता चला, खमनई बंकर से बाहर आए इसकी जानकारी जुटाई गई, और खमनई के करीबी समूह में जो मोसाद के एजेंट्स हैं, क्या उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर लिया। हर हरकत पर एक तरह से नजर रखी हुई थी। CIA और मोसाद से ने मिलकर यह काम किया। अब ईरान में उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जिन्होंने ये जानकारी पहुंचाई होगी कि खमनई कब बंकर से बाहर आएंगे, कब उनको टारगेट किया जा सकता है। देखिए, ये ऐसी एजेंसीज हैं जो जिस तरह से काम करती हैं। एम्बेसडर वोरा यहाँ बैठे हैं, वो तो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कॉमोडोर बताइए जरा, ये एक इतना क्लोजली इन्फिल्ट्रेट कर लेना, वो खबरी जो कि इतना पास पहुंच गया, वहां ढूंढ रहे हैं कि कौन है वो। सबसे बड़ी बात आती है कि इतने बड़े इंटेलिजेंस ऑपरेशन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, बजट चाहिए होता है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मोसाद का बजट ऑफिशियली $3 बिलियन है, लेकिन अनऑफिशियली $10 बिलियन है। यानी कि जितना पाकिस्तान का पूरा डिफेंस बजट नहीं है, $9 बिलियन, उससे ज्यादा मोसाद के ऊपर खर्चा होता है हर साल। आपको 1972 का म्यूनिक ओलंपिक्स के बारे में तो पता ही होगा, और आपको यह भी पता होगा कि किस तरीके से वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और यहां पे तो यहूदी बहुत भारी संख्या में, कहते हैं 20 से 25 हजार के करीब यहूदी ईरान के अंदर मिनिमम रहते हैं। और अमेरिका जो CIA ने भी इसमें मदद की है, और CIA जब मदद करता है वहां पे भी $100 बिलियन प्लस बजट जो है वो CIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस और साथ में नेशनल इंटेलिजेंस पे आता है। और ये नेटवर्क इतना इन्फिल्ट्रेट पेशेंटली करता है। और ये अटैक जो होना था, वो अटैक इवनिंग का प्लान किया गया था, मॉर्निंग का नहीं था। लेकिन जैसे ही इनपुट्स मिले कि ये इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफिशियल्स के साथ सुबह होने जा रही है, तो ये अटैक सुबह कराया गया यहां तक। और इसमें एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, इसमें सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेस से लेके टेक्निकल इंटेलिजेंस और फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस, और ह्यूमन इंटेलिजेंस उसको कंफर्म कर देती है, फाइनल कंफर्मेशन देती है। देखिए, मैं एक बात और ये बताना चाह रही हूं, क्योंकि वहां पर कौन है जो इनका खबरी है, उसकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश ईरान इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जो भी सत्ता पे होगा उनकी जानकारी भी मोसाद CIA तक पहुंचेगी। मैं एक बार एम्बेसडर वोरा के पास जाऊंगी। एम्बेसडर वोरा, मोसाद को क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस के मामले में इस तरह की महारत हासिल है कि वो किसी भी तरह की नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेट कर जाए? क्योंकि इजराइल अगर आज तक जिंदा है वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के कारण है। पर दुनिया में सबसे ज्यादा टारगेटेड असैसिनेशन इजराइल ने किया है। वो जो चाहते हैं ईरान के कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार। मेरी आपसे राय है, एक किताब पढ़िएगा, मेरे मित्र रोनन बर्गमैन ने लिखी है, राइज एंड किल फर्स्ट। उठिए और पहले मारिए। ये किताब लिखी है मोसाद के बारे में, किस तरह से वो घर में घुस के ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारते हैं, ईरानियन जनरल्स को मारते हैं। ये उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है और वो उसमें माहिर हैं। और मैं आपसे गर्व के साथ कहता हूँ, हमारी अपनी एजेंसी भी अब बहुत माहिर हो गई है इस काम में। मैं एक बार जरा ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हो रहा है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस से भी बात की है। ये बड़ी खबर है कि मोहम्मद बिन सलमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। और ये जानकारी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि भारत में जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनकी भी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। बहरीन के किंग से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। दोनों ही जगह हमले किए हैं ईरान ने। सऊदी अरब ने भी हमला किया है और इसी के साथ बहरीन में भी अटैक किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही देशों में बात की है और भारतीयों की सुरक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं दैट एनडीटीवी इंडिया पर नेतन्याहू का पहला बयान आ रहा है। एनडीटीवी से बात की है बेंजामिन नेतन्याहू ने।
ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। पीएम मोदी ने कल फोन पर बात की थी और अब बेंजामिन नेतन्याहू का पहला बयान आ रहा है। समर्थन के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। एनडीटीवी पर Yes, I spoke. How was the meeting, sir? I spoke to our great friend, Prime Minister Narendra Modi. Spoke to him at length yesterday. Thanked him for his standing with Israel, standing for the truth, and for the enormous friendship of the people of India. They are much admired and loved in Israel, and I won't get into the details of the conversation, but I've spoken to him and I've spoken to many other leaders in the region and beyond. Thank you. Very much. तो आपने सुना I spoke to our great friend, Prime Minister Narendra Modi. Spoke to him at length yesterday. Thanked him for his standing with Israel, standing for the truth, and for the enormous friendship of the people of India. They are much admired and loved in Israel, and I won't get into the details of the conversation, but I've spoken to him and I've spoken to many other leaders in the region and beyond. Thank you. Very much. तो समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे मित्र नरेंद्र मोदी ने हमारा समर्थन किया है, उसके लिए धन्यवाद है। अब देखिए, इस पर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं समर्थन के लिए धन्यवाद। अब इस समय पर एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है। भारत में इस वक्त एक हाई अलर्ट है, जो गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। उन्हें लग रहा है कि जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे लोग समर्थन में, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका सीधा मतलब ये है कर्नल सिंह, इसका सीधा मतलब ये कि आज गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी तरह का कोई हमला भी हो सकता है इसकी आड़ में, तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। और इस सब के बीच नेतन्याहू धन्यवाद भी दे रहे हैं। देखिए, इसी को बोलते हैं सेंसिबल स्टेप। जहां पर गैदरिंग्स होंगी, जहां पर सेंटिमेंट्स हाई चलेंगे, वो एक बड़ा ल्यूक्रेटिव टारगेट होता है टेररिज्म का, कि आप वहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट करिए, पूरी दुनिया में हो जाएगा। देखिए जी, श्रीनगर के लाल चौक पर ब्लास्ट हुआ है, वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मैं बहल सर से आज काफी नाराज हूं कि उन्होंने मोसाद के बजट को पाकिस्तान से कंपेयर कर दिया। ओ माय गॉड सर, मोसाद बहुत बुरा फील करेगा। आगे तीसरी बात, जहां पर इंटेलिजेंस की बात चल रही है, पिन पॉइंट इंटेलिजेंस इजराइल की एग्जिस्टेंस का, उसके पैदा होने का सवाल है, उसके जमीन पर रहने का सवाल है, और इसका ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट IRGC ने किया है कि उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम ढूंढ रहे हैं, मैं एक बार हम ढूंढ रहे हैं कि कौन है। बता दूं कि वहां इजराइल के रक्षा मंत्री ने एनडीटीवी से बात की, और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एनडीटीवी से बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने भारत का धन्यवाद दिया है। ये बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर एनडीटीवी से खास बातचीत में। बहरहाल ये कवरेज जारी रहेगी। माइक ऑन है में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।